हैं, वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करके करंट की वैल्यू को मेजर किया गया है और उसके हिसाब से हमारे पास ये ओहम्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ होता है। जब भी हम वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप निकालें और उसका ग्राफ हमारे पास इस तरह स्ट्रेट लाइन आए, देन वी से दैट the given let's suppose if we are having any device or any material, then we say that this device is ohmic if we are having straight line graph, ohmic. And if I am having device like that जिसमें हमारे पास वोल्टेज के इंक्रीज होने से करंट इंक्रीज हो रहा है, बट वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में नहीं हो रहा, देयर इज वेरिएबल चेंजेस, देन वी से दैट दिस इज नॉन ओहमिक डिवाइस। ऑल्दो इस ग्राफ में भी हमारे पास वोल्टेज के इंक्रीज होने से करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट वी आर नॉट गेटिंग द स्ट्रेट लाइन, that's why we are saying this is non-ohmic device. तो ohmic डिवाइस के लिए दो कंडीशंस हैं, एक कंडीशन है कि वो ओहम्स लॉ को ओबे करेगा, वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होगा, और दूसरी कंडीशन है कि उसका ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन, देन वी से दैट दिस इज ohmic डिवाइस। अदरवाइज अगर वोल्टेज के इंक्रीज होने से सिर्फ करंट इंक्रीज होता है बट वो लीनियर चेंज नहीं आ रहा, इट्स मीन दैट इट इज नॉन ohmic डिवाइस। एंड देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर जिसकी बेसिस पे हम लोगों ने अभी सारा किया है। दिस इज बेसिकली कंक्लूजन। वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज करंट को फ्लो करवाने में हेल्प करता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है, जबकि ओहम मींस रेजिस्टेंस ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है करंट को और वो उसे रोकता है फ्लो करने से। तो एक उसे धक्का दे रहा है और एक इसे उसे रोक रहा है। आई होप सो नाउ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, and here are the graphs for ohmic and non-ohmic, both the figures, down one, this one and this one, both are non-ohmic devices. Only this one is ohmic because we are getting the straight line, and after increasing voltage our current is also increasing, while in the second and third diagram we are not getting the straight line, that's why they are not ohmic devices, they are called as non-ohmic devices. Okay, now resistance. We already see that कि resistance हमारे पास opposition provide करती है, but there are some certain things जिस पे हमारी resistance भी डिपेंड करती है कि हम किस तरह, कौन से केसेस हैं जिसमें हम अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं और कौन से केसेस हैं हम लोग अपनी रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की कम रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हमारे घरों में जो ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह होती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, वहाँ पे अब हमें करंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम किस तरह अपनी रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं और किस तरह उसे डिक्रीज कर सकते हैं, वी शुड नो अबाउट इट। करंट रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है उनमें से जो मोस्ट टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है हमारे पास लेंथ एंड एरिया। किस तरह लेंथ को इंक्रीज करने से और डिक्रीज करने से या एरिया को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से हम अपनी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस हमने ये तो सीख लिया, इट इज बेसिकली ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, बट किस तरह वो ऑपोजिशन प्रोवाइड करती है, जस्ट हम इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज वी आर हैविंग वन कंडक्टर, ये कंडक्टर है, एंड वी नो दैट कि इसके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अदर देन दिस, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा हमारे पास एटम्स भी तो प्रेजेंट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स करंट ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें पता है कि हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है, जितनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन इस एंड तक पहुंचेगा, जितनी जल्दी ये फ्लो करके जाएगा दूसरे एंड तक, उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। बट ये जो बीच में हमारे पास एटम्स आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इनकी
से कोलाइड करते हैं और इस कोलिजन की वजह से या पाथ की लेस अवेलेबिलिटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस एंड तक आराम से पहुंचते हैं, या